इसके बाद हम आते हैं दूसरी फोर्स पे जो कि न्यू एंट्रेंट्स हैं। देखिए, एक इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपेटिटर्स हो सकते हैं और उनके दरमियान कंपटीशन भी चल रहा होता है, जैसे कि हमने फर्स्ट फोर्स में देखा। लेकिन उसके साथ साथ कंपनीज ये भी चाहती हैं कि भाई चलो, हमारे दरमियान जो भी कंपटीशन चल रहा है, मुकाबला चल रहा है, लेकिन कोई नई कंपनीज जो है वो इंडस्ट्री में ना आए, ताकि जो मार्केट शेयर उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो थोड़ा या ज़्यादा है, वो कम अज़ कम नई कंपनीज जब नहीं आएंगी तो इनको जो भी मिल रहा है वो मिलता रहेगा। तो न्यू एंट्रेंट्स के आने को वो पसंद नहीं करते, उन्हें रोकना चाहते हैं, और उन्हें रोकने के लिए वो कुछ एंट्री बैरियर्स क्रिएट कर देते हैं। ये जो एंट्री बैरियर्स हैं, ये कुछ कंपनीज की तरफ से क्रिएट होते हैं और कुछ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से हो सकते हैं और कुछ इंडस्ट्री स्ट्रक्चर की वजह से हो सकते हैं। तो इन्हें हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो है इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रीफली हमें ये बताता है कि जितनी हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे उतना ही पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, और जितनी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी उतनी हम प्राइस कम रख सकते हैं। जितनी प्राइस कम होगी उतना ही प्रोडक्ट की जो डिमांड है, ये सेल्स हैं, वो बढ़ेंगी। ये इकोनॉमिक्स हमें बताती है। लेकिन ये प्रोडक्शन ज़्यादा हम उसी सूरत में कर सकते हैं अगर हम इंडस्ट्री में पुराने बैठे हैं, पहले से मौजूद हैं। क्योंकि जो कंपनीज, जो ब्रांड्स पहले से मौजूद होते हैं इंडस्ट्री में, लोग उनको जानते होते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स ख़रीद रहे होते हैं, उनके कस्टमर्स ज़्यादा होते हैं, उनकी सेल्स ज़्यादा होती हैं, तो वो इकोनॉमी ऑफ स्केल के ज़रिए अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा करके अपनी सेल्स भी ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जो न्यू एंट्रेंट्स होते हैं, अभी उनके ब्रांड्स को, कंपनीज को लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, उनके बारे में पता नहीं होता, उनकी जो सेल्स हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। जब सेल्स ज़्यादा नहीं है तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर नहीं सकते। जब ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट उनकी कम नहीं होगी इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से, और नतीजतन उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा रहेगी, तो उन्हें प्राइस भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो जब प्राइस वो एग्जिस्टिंग कंपनीज के मुकाबले में ज़्यादा रखेंगे तो फिर लामुहाला लोग जो है वो उनको ज़्यादा नहीं ख़रीदेंगे। तो ये एंट्री बैरियर बन जाएगा उनके लिए कि वो या तो आए ना, या फिर वो अगर आएँ तो वहाँ पे टिक ना सकें। इसके बाद प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है। अगर एग्जिस्टिंग कंपनीज की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ब्रांड्स हैं, वो बड़े यूनिक ब्रांड्स हैं, यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, फीचर्स उनके बड़े कमाल हैं, डिज़ाइन बड़े अच्छे हैं, वो क्वालिटी वाइज बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, और जो नई आने वाली कंपनीज हैं वो देखती हैं कि हम इन जैसे ब्रांड्स या इस तरह के फीचर्स या इस तरह की क्वालिटी नहीं दे सकते, तो ये भी एक एंट्री बैरियर बन जाएगा उनके आने में। बाज़ दफ़ा न्यू एंट्रेंट्स के लिए जो किसी इंडस्ट्री में आने के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, और वो इस ज़्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने को एक तो रिस्की समझते हैं। दूसरा ये कि जब वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देंगे तो वो बाकी जो चीज़ें हैं उसका बजट कैसे मेंटेन करेंगे। जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि एयरलाइन इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं, या आप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के तौर पे जाते हैं, या आप फार्मास्यूटिकल्स में जाते हैं, ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे आना या आके रुकना आसान चीज़ नहीं है। इसके बाद इंडस्ट्री ग्रोथ है। अगर कोई इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है तो वो तमाम लोगों के लिए अट्रैक्टिव बन जाएगी। तो जितनी वो अट्रैक्टिव बनेगी उतने ही नई कंपनीज, न्यू एंट्रेंट्स जो है उस इंडस्ट्री में आने की कोशिश करेंगे। इसके बिल्कुल अपोजिट, अगर कोई इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही, या उसकी ग्रोथ जो है वो स्लो हो चुकी है, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहेगी बिजनेस करने के लिए। लिहाजा न्यू एंट्रेंट्स जो है वो उसकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे।